नमस्कार, मैं अजित कुमार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हमने यहाँ पर CUET MSc मैथमेटिक्स के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं BHU MSc मैथमेटिक्स या यूँ कहें कि CUET मैथमेटिक्स PG के लिए क्या सिलेबस है उसके बारे में, और मेनली जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें क्या कुछ हमें पढ़ना है और क्या कुछ हमें छोड़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है ये सबको पता होता है, सब कुछ पढ़ के सब लोग चले जाते हैं, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि क्या छोड़ना है, क्या हमें स्किप करना होगा, तो शायद हम और ज़्यादा आसानी से एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाएँ, चाहे वो किसी भी फील्ड के एग्जामिनेशन हो। ठीक है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, हमें एटलीस्ट ये पता रहना चाहिए कि क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए तो सब लोग बताने वाले हैं ही। ठीक है, किसका परसेंटेज कितना है, कौन कितना आ सकता है, क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे सबसे पहली वीडियो में मैंने सिलेबस का जिक्र किया था, सिलेबस के बारे में आपको बताया था कि क्या क्या सिलेबस है, बट आज उसी चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी होगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इन पे हम सारी बातें रखेंगे आज CUET MSc मैथमेटिक्स को लेकर के। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स PG QP 27 लिखा हुआ है। ठीक है ना, CUET में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट कोड आपको ध्यान से भरना होगा। सब्जेक्ट कोड क्या है, तो CUET MSc मैथमेटिक्स के लिए जो कोड डिसाइडेड था वो क्या था, PG QP 27। इसका सिलेबस देखिए यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, नया सिलेबस डिजाइन हुआ 2022 में, उसी के अकॉर्डिंग अब सब कुछ आने वाला है। तो देखिए पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है अलजेब्रा। ठीक, पूरे के पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में। पहले पार्ट को अलजेब्रा बोलें, दूसरे पार्ट को एनालिसिस बोलें, और तीसरे को अदर्स में रख देते हैं। 3 कैटेगरी डिवाइड करके चलते हैं। ठीक, कई बार कई लोग इसे 4 कैटेगरी में भी करते हैं। ठीक है, कि अलजेब्रा, एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अदर्स। ठीक है, जैसे देखिए आपको अगर पार्ट 1 की बात करनी हो तो इसमें अलजेब्रा आता है। ठीक है, पार्ट 2 की बात करनी हो तो इसमें एनालिसिस आता है। जब हम बोलेंगे एनालिसिस तो इसका मतलब रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों एक साथ आएगा। ठीक है, और तीसरे पार्ट में आता है हमारा, जो 4 पार्ट की बात कर रहे थे, तीसरे पार्ट में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल एनालिसिस। आप सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हो, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एंड पार्ट 4 में अदर्स। अब इस अदर्स में क्या क्या होते हैं, इन अदर में आपका, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात आती है यहाँ पे। ठीक है, ये रहे आपके अदर्स के पार्ट। इतने ही वे में हमें इसे डिवाइड करके देखना है, यही 4 पार्ट, इसके अलावा कोई 5वां पार्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम जब भी बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा, किसे एब्स्ट्रैक्ट और किसे लीनियर हम समझेंगे। फिलहाल आपके दिमाग में ये 4 पोर्शन होने चाहिए, 4 पोर्शन। ठीक है, अलजेब्रा, एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अदर्स। अदर्स में वेक्टर हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया और LPP हो गया। ठीक, ये चलिए वापिस हम अपने सिलेबस पे आते हैं कि हमारा सिलेबस क्या था। तो देखिए सिलेबस फॉर MSc मैथमेटिक्स में जो पहला पार्ट है आपका, ये पार्ट 1 जो है, ये जो पार्ट 1 है
ठीक, कहाँ से कहाँ तक ये पार्ट 1 है भाई? ये पार्ट 1 हमारा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज पार्ट 1। इस पार्ट 1 में क्या क्या है देखिए, ग्रुप है, सब ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप, नॉन एबिलियन, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, लैग्रेंजे थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, कोशेंट ग्रुप, रिंग, सब रिंग, आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, फील्ड एंड कोशेंट फील्ड। इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ी भी हैं, उसने बहुत कुछ छोड़ा भी है, CUET में बहुत कुछ छोड़ा भी है, आपकी आसानी के लिए उसने काम किया है। ऐसा मत समझिए कि इसने सिलेबस टफ बनाया है, ये सिलेबस की टफनेस नहीं है, आपको ईजी करके ही दिया गया है। और आप देखेंगे अभी इस सेशन में, कंप्लीट इस सेशन को आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि CUET क्रैक करना कितना ईजियर हो सकता है अगर हम स्ट्रेटेजिकली फॉलो करें रूल्स को तो। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक वे में अगर हम फॉलो करना चाहें तो हम आराम से देखेंगे कि कितना आसानी से क्लियर हो सकता है। अब देखिए, ठीक है, ये सेशन आपको पूरा इसके लिए देखना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट की अगर हम बात करें, केवल ये वाला पार्ट, ये देखिए इतना, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा। ये हमारा पार्ट है मॉडर्न अलजेब्रा का। क्या नाम देते हैं इसको? आप कहीं भी लिख सकते हो, दिस इज मॉडर्न अलजेब्रा, दिस इज मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो बोलना चाहो। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ओके, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये 3 जो लिखा हुआ है। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है अलजेब्रा का, जो कि यही नहीं, CUET में ही नहीं, CUET तो CUET है, और आगे MSc के बाद अगर आप नेट JRF की प्रिपरेशन करते हो, क्लियर हो जाता है, तो फिर PhD में के लिए जब आप इंटरव्यू पैनल में जाते हो, ठीक है, जब इंटरव्यू देने वहाँ के लिए, उसके बाद के लिए, लगभग हर जगह जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, वो आता है। इवन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी जो आता है वो है आपका लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, इस पार्ट को लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस पार्ट में 2 सब पार्ट हो गए। पार्ट 1 पूरा अलजेब्रा को बोलेंगे, अलजेब्रा में कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है, फिर देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, यहाँ पे क्या क्या है। ठीक, किस तरीके कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे ना कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो ये रहा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट। तो ये आप देखिए, वेक्टर स्पेस में आपको क्या पढ़ना है, सिंपली डिफिनीशन ऑफ वेक्टर स्पेस, जस्ट इतना ही, बस पहचानना सीखना है कि वेक्टर स्पेस कैसे पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस क्या होता है, बेसिस पर्टिकुलरली किसी भी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट होता है, जिस सबसेट से हम पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को बना सकते हैं, पूरा का पूरा उसे बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेसिस। और बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसे कहते हैं डायमेंशन। सिंपली आप ये समझिए कि ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरा वर्ल्ड जो है एक वेक्टर स्पेस है, एक स्पेस है, सिंपली वेक्टर छोड़ दीजिए, एक स्पेस है, दिस इज अ स्पेस। और हम कहते हैं कि ये यहाँ के सारे तत्व तो 5 चीज़ों से मिलके बने हैं। उसमें कहा जाता है ना कि क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। क्षितिज पानी, अग्नि, हवा और आपका आकाश, इतनी सारी चीज़ें 5 चीज़ों से बन के बना है ना, 5 चीज़ों से सब कुछ बना सकते हैं। तो दिस 5 एलिमेंट्स आर set of these 5 element is basis of that space which is known as world, दुनिया के लिए ये जो 5 एलिमेंट का सेट है वो बेसिस है, और ये जो एलिमेंट्स हैं उस बेसिस के एलिमेंट हैं। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 5, क्योंकि 5 ही चीज़ों से बन रहा है। तो कुछ ऐसा आगे देखेंगे, कोरिलेट और करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजिली कोरिलेट होगा। फिर आगे देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब ये बहुत ही इंटर रिलेटेड है। एक्चुअली जो मैट्रिक्स हम इंटरमीडिएट तक सॉल्व करते आए हैं, जो देखते आए हैं, वो सब है क्या एक्चुअली, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम,
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी कंडीशन, इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर, केलर-हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। मतलब इसमें भी मैट्रिक्स का पोर्शन आपको जरा दिख रहा होगा, मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये रहा आपका अलजेब्रा पूरा का पूरा। ये 5 से 6 मिनट की जो हमारी बातचीत है, इसने इतना क्लियर किया कि अलजेब्रा के पोर्शन में क्या क्या हमें मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 2 में जाते हैं। ये पार्ट 1 आपको क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 2 में जब हमने बोला को, तो हमने क्या बोला कि रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 2 का सब पार्ट, या आप बोल सकते हैं सब पार्ट बोल सकते हैं, सब पार्ट 1, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये एकदम शुरू से चले आएंगे यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी कहानी आपकी जो है रियल एनालिसिस की है ये, ठीक है। इस रियल एनालिसिस में जो कि आप पहले भी पढ़े हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको आइडिया है भी शुरू से ही, हर लोकल बुक्स से लेके हायर बुक्स तक सब में जो दिया रहता है वो है सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंस की क्राइटेरिया दी रहती है, कॉची क्राइटेरिया होता है, ठीक है, और कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। कॉची सीक्वेंसेस आएंगे, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस टेस्ट करना 4-5 तरीके से टेस्ट किया जाता है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लेबनिज टेस्ट, कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। टेस्ट की नेमिंग भी दे दिया है कि इतने ही टेस्ट में से देखना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि वो बस सीरीज देके कन्वर्जेंस ही पूछ लेता है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है, इतना ही रहता है। आगे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, रोल्स थ्योरम, कॉचीज टेलर्स थ्योरम, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, completeness of real number, power series, real variable including Taylor and Maclaurin domain of convergence, term wise differentiation and integration of power series। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा मैट्रिक स्पेस, अब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मैट्रिक स्पेस नाम से एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये सारी बातें आती है। फिलहाल आपको रियल एनालिसिस के सब पार्ट में ही देखना है। कहाँ से देखना है वो भी बताएंगे, कितने मार्क्स का आएगा उस पर भी डिस्कस किया जाएगा कि ये सब कितने मार्क्स का आएगा। आप बस सेशन देखते रहिए, कंप्लीटली इसको देखते रहिए। अगला फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन इंक्लूडिंग आयलर थ्योरम। ये सारी बातें, इतनी सारी बातें, ठीक। अब बात आती है ये सब कहाँ मिलेगा, ठीक है, किधर मिलेगा, कहाँ से पढ़ें। ऐसे तो अगर नोट्स उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो 10 ठो नोट्स मिलेंगे, फोटोकॉपी करा के रखते जाते हैं और वो इतना ऊंचा हो जाता है, पता लगता है कि वो पढ़ नहीं पाए, नाक से ऊपर चला गया रखते रखते। तो ये दिक्कत होती है थोड़ी सी, देखा जाएगा कहाँ से इसको हम कवर करेंगे। अगला तो ये सब पार्ट 1 था, पार्ट 2 का सब पार्ट 1, ठीक है। अब सब पार्ट 2 में देखिए आप, दिस इज योर सब पार्ट 2। सब पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप रियल पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत इसमें तो बिल्कुल नहीं आने वाली। रियल और कॉम्प्लेक्स सेम तरीका है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वहाँ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल था। डिफरेंशिएबिलिटी एंड एनालिटिसिटी, वहाँ भी डिफरेंशिएबिलिटी एनालिटिसिटी थी, ठीक है। कॉची रीमान इक्वेशन, पावर सीरीज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, वहाँ भी पावर सीरीज था। प्रॉपर्टी ऑफ लाइन इंटीग्रल, गॉर्सेट थ्योरम, कॉची थ्योरम, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिंपली कनेक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ क्लोज कर्व, ठीक है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला, 4-5 2-3 क्वेश्चन तो इस कॉम्प्लेक्स के आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। मोरारस थ्योरम, लिवाली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा और हार्मोनिक फंक्शन, कुछ 1-2-3 यहाँ से मिल जाएंगे। तो 6-7 क्वेश्चन आएंगे भी तो उसमें 2-3 जो हैं यहाँ से आपको मिल जाएंगे, आधा यहीं से कवर हो जाएगा 2 टॉपिक से, ठीक है। आगे देखिए, तो ये रहा आपका एनालिसिस पार्ट 1 हमने सिलेबस देख लिया, पार्ट 2 हमने सिलेबस देख लिया। अब पार्ट 3 में जाते हैं जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। आइए डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, ये इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे हम, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे, ठीक है।
डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज पार्ट 3, छोटा ही है लेकिन पार्ट 3 बोलेंगे इसको, कंप्लीट पैकेज है ये, पार्ट 3। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ओडी पढ़ना है, पीडी पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉची-ऑयलर इक्वेशन, ठीक है। जैसे ट्रेजेक्टरी अगर आप छोड़ के भी जाते हैं तो भी आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक। कुछ एक चीज़ें हैं जिससे आप छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस, इसमें स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन, स्केलर लाइन, सॉरी ये तो वेक्टर में आ गया ना, तो ये रहा आपका पार्ट 3, ठीक है। तो ये पार्ट 3 आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा। अब पार्ट 4 की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज योर पार्ट 4, और देखिए पार्ट 4 में हमने क्या क्या कहा था, कि पार्ट 4 में क्या क्या आता है। पार्ट 4 में आपका वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और एलपीपी, ये 3 चीजें हैं, ठीक। देखिए पार्ट 4 में वेक्टर कैलकुलस, दिस इज पार्ट 4, ये आपका ये पार्ट 4 है, सब पार्ट 1 बोल सकते हो इसको आप, सब पार्ट 1, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर सब पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, स्केलर, वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, और इसके एप्लीकेशंस हैं नॉर्मली, लैप्लासियन, स्केलर लाइन इंटीग्रल, वेक्टर लाइन इंटीग्रल, स्केलर सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन्स, स्टोक्स एंड गॉस थ्योरम। इसमें सीधा सीधा आपको कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस के बारे में इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और ग्रीन्स स्टोक्स थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है आपके, और गॉस थ्योरम पे आएंगे। 3 जो थ्योरम्स हैं उस पे, और आपके जो इंफॉर्मेटिव जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टूल्स हैं आपके, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल क्या क्या होता है, इतना पे भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक, इतना भी बहुत है। अगला जो आता है इसमें सब पार्ट 1 था ना ये, अब ये देखिए सब पार्ट 2 है, पार्ट 4 का सब पार्ट 2, ये आपका पार्ट 4 और ये सब पार्ट 2 है। सब पार्ट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर बदलना, ठीक है, वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना, ठीक है, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बाय यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल एप्लीकेशन, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल एप्लीकेशन। तो वही है, इसमें मेनली आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देगा, एक तो क्वेश्चन उससे आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका एरिया कैलकुलेट करना, दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना। 7-8 क्वेश्चन में से 3 तो यहाँ से बन जाएंगे, ठीक, 3 पे बल्कि आप मार्क कर सकते हो, वॉल्यूम वाला, एरिया वाला, ठीक है, और उसके बाद आपका कौन सा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक। 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन जाएंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए ये जो खोज रहे थे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल, दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल, कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो यहीं से आपके हो गए। तो ये सब पार्ट 2 था। अब सब पार्ट 3 देखिए, वेक्टर हो चुका ना, डिफरेंशियल इंटीग्रल, ठीक है, एंड आई थिंक यहीं पे कहीं एलपीपी रहा होगा, देखिए ये छूट रहा था, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक। ये पार्ट 4 सब पार्ट 3, सब पार्ट 3। इसमें क्या है, कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं, डिफिनीशन बस पहचानना होगा, दे देगा कॉन्वेक्स है कि नहीं है, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, कॉन्वेक्स हल क्या है, हाइपर प्लेन क्या है, दे देगा, पूछेगा हाइपर प्लेन है या नहीं है, दैट्स ऑल। पॉलीहेड्रल सेट, कॉन्वेक्स फंक्शन,
कॉनकेव फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये निकालने को देता है कि बताओ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है पक्का और एक इन दोनों से आता है, एक और एक, दो क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मुलेशन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 3 क्वेश्चन, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी से एक क्वेश्चन 4 और सिंप्लेक्स मेथड से 5। अगर 10 क्वेश्चन या भी आते हैं इससे 10 या 11 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से फिक्स हो गए। तो जहां से फिक्स है, अब ये आपका पूरा सिलेबस था, जिस पोर्शन से आपके क्वेश्चन आने फिक्स हैं, अगर उस पोर्शन को आप सीधे काउंट करके अलग लिख लो ना कि यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, ऐसे अगर आप करते जाओगे तो आप पाओगे कि आपके 75 जो क्वेश्चन है ना, 75 क्वेश्चन है, उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ दिए जाने हैं। 25 क्वेश्चन मान के आप चल सकते हैं। पेन एंड पेपर बहुत नॉर्मल यूज़ करके आपको कर लेना होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर कहाँ है उस पर बात करेंगे। तो ये 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ हो गए। जो आपके 25 क्वेश्चन शुरू में जो आते हैं, जो रीजनिंग के होते हैं, तो ऑब्वियसली आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कुछ नहीं तो 7-8 क्वेश्चन तो सही करोगे, इतना तो हो जाएगा। तो 25 और 8 32 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है ना, 100 में से 32 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है। और अभी हमने इस पे तो बात ही नहीं करी कि इसमें क्या छोड़ना क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें अलजेब्रा में तो हमने बात ही नहीं करी कि क्या छोड़ना क्या पढ़ना है, ठीक है। एनालिसिस में जब हम बात कर रहे थे तो एनालिसिस में भी और कॉम्प्लेक्स में भी बात नहीं करी क्या छोड़ना और क्या पढ़ना। यहाँ तो कुछ बात करी थी, अलजेब्रा में भी बात नहीं करी थी, वहाँ भी तो कुछ छोड़ना होगा, छोड़ना तो कुछ होगा ही, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो वाले पार्ट कौन कौन से हमने अभी डिस्कस किए, जहाँ जहाँ से जो बताया कि इस टॉपिक से आ रहा है, तो वेक्टर, एलपीपी और इंटीग्रल, ठीक है, इन तीनों से डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि यहाँ से ये पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप उठाओगे तो 20 से 25 क्वेश्चन, जो मैंने बोला आपको कि 25 क्वेश्चन वर्बली आप देख सकते हो आराम से धीरे धीरे, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन आपके जो आएंगे रीजनिंग से हो जाएंगे, 32 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए होता क्या है, कैसे इसको थोड़ा सा और स्ट्रेटेजिकली और इसे कैसे डाउन लाते हैं ना। और ये केवल ये ऐसा नहीं, मन वाला लड्डू नहीं है कि मतलब ये बस दिमाग में ऐसा हो रहा है कि 32 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये तो ऐसे ही बस हवा में हो रहा है 32 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। इतने 25 से लेके 32 क्वेश्चन आपके ऑब्वियसली हो जाएंगे, ठीक है, ये हवा वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली हो जाएंगे। तो क्योंकि पेपर में, सीयूईटी के पेपर में ये लोग क्या है ना कि जैसे एसएससी का एग्ज़ाम देखा होगा या कोई ऐसा एग्ज़ाम देखा होगा जिसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कट ऑफ हाई जाने का रीज़न है जो एक सिंगल रीज़न होता है वो पेपर का थोड़ा ईजी हो जाना, ईजियर हो जाना। कई लोग अटेम्प्ट करते हैं, जैसे पीजीटी यूपी टीजीटी का जब पेपर होता है, टीजीटी का पेपर आपने शायद देखा भी होगा, तो क्वेश्चन के लेवल बहुत छोटे, टाइम बहुत कम, ठीक है। तो घबराहट होती है, तो जहाँ 3 दूनी 6 होना चाहिए वह 3 दूनी 9 हो जाता है, 3 2 जा 6 3 2 जा 9 करके चले आते हैं। दिक्कत वहीं करेगा बस। पूरे सीयूईटी में दिक्कत आपको जो आएगी वो ये आएगी कि आप जल्दी में कुछ और टिक करके चले आए, ठीक। क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपका पकड़ा हुआ होगा अगर आपने बेसिक तैयार किया है तो। चलिए।